हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है। मैं आज क्लास शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 9th के साथ चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके पहला भी हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने फोर्स को समझा था और हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े थे। उनके हमने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स भी अंडरस्टैंड किए थे, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स एंड सो ऑन। आज हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल है एंड न्यूटन के जितने भी लॉज हैं, ठीक है, वो सारे बहुत अच्छे से हमारी मैक्रोस्कोपिक साइंस पे अप्लाई होते हैं, ठीक है, पर ये माइक्रोस्कोपिक साइंस के लिए ढंग से पूरी तरीके से अप्लाई नहीं होते। अब ये मैक्रोस्कोपिक साइंस क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक साइंस क्या है, ये आपको बड़ी क्लासेस में पता चलेगा। तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स जो जिनका अच्छा खासा मास होता है, जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो डेली लाइफ में आप जो चीजें देखते हो अपने अराउंड अबाउट, वो सारी मैक्रोस्कोपिक के अंदर आती है। तो हम बात करते हैं न्यूटन के पहले लॉ की। लॉ कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट एक मोशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, उसके मोशन में या रेस्ट की पोजीशन में या डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा। तो लॉ क्या कहता है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल रिमेन इन एट रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो डायरेक्शन विल ऑल्सो रिमेन द सेम until and unless some external unbalanced force does not act on it। तो अगर आप देखें न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंदर इसमें 3 एस्पेक्ट आ जाते हैं। वो 3 एस्पेक्ट क्या है? बॉडी एट रेस्ट, body in motion and body in motion in straight line, in fact direction। तो इसीलिए हमने न्यूटन के पहले लॉ को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं और उनको इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट की, बॉडी एट रेस्ट। तो इससे न्यूटन के लॉ की फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या बन जाती है? अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता। अगर ये पेन मैंने इस सरफेस के ऊपर रख दिया और ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई करें जिसकी वजह से ये मूव ना करे। आपके घर में किसी भी टेबल या शेल्फ के ऊपर जो चीज पड़ी हुई है रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक आप उसको मूव नहीं कराते। तो ये हमारी स्टेटमेंट बनती है फर्स्ट लॉ की, बॉडी एट रेस्ट। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे है? रेस्ट पे है। तो ये रेस्ट पे ही रह रहा है। सर ये रेस्ट पे क्यों रह रहा है? क्योंकि इसके ऊपर सारे फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है।
तो इस टेबल पे जो पड़ी हुई बुक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है। ये रेस्ट पे इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर सारे फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं वो बैलेंस्ड फोर्सेस है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, इसके ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है जो नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलर। इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ गया। यहां से भी एक फोर्स आ रहा है F1, यहां से भी हमने एक फोर्स लगा दिया F2। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, और फोर्स 1 जो है वो फोर्स 2 के बराबर है और डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो नेट फोर्स इसके ऊपर, तो फोर्स नेट इसके ऊपर क्या हो गया, 0। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे रहेगा। यही नहीं, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मोशन में लाने की कोशिश करते हैं तो ये उस फोर्स को इनिशियली अपोज भी करता है। इनिशियली क्या, इनफैक्ट अपोज भी करता है। तो ये चाहता है कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, और वो जो अपोज करने वाला फोर्स होता है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, वो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो इसके मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो फ्रिक्शन जो होता है उस चेंज को रोकने की कोशिश करता है। तो यहां पे हमारा पहला लॉ जो था, हमने रेस्ट की टर्म्स में उसको बताया कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता, वो मोशन में नहीं आएगी। राइट? तो हमने यहां पर एक पार्ट कर लिया, बॉडी एट रेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता, उसके मोशन में चेंज नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर आप उसके मोशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको अपोज करने की कोशिश भी करेगा। तो रोड के ऊपर अगर कोई व्हीकल, कोई भी कार, बस, ट्रक चल रहा है तो टेक्निकली उसको चलते ही रहना पड़ेगा। सर बट हमने तो देखा है कि वो रुक जाता है। बेटा वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है जो उसको रोक देता है। अब चाहे वो रोड उसको फ्रिक्शन दे रहा हो या हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है या जो ब्रेक है ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया ना, जो हम अप्लाई करते हैं उसके मोशन को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए। अगर हम मान लें कि सरफेस स्मूथ है, उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी उस स्मूथ सरफेस पर रोल करनी शुरू करी या मूव करनी शुरू करी तो फिर वो मूव करती ही रहेगी, करती ही रहेगी, करती ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते, ताकि हम उसके मोशन को क्या कर सके, कम, या फिर क्या कर सके, ज्यादा। तो अगर एक कार रोड के ऊपर चल रही है, मूव कर रही है एक पर्टिकुलर स्पीड से, तो वो उतनी ही स्पीड से टेक्निकली मूव करती ही रहेगी जब तक उसके ऊपर हम कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो यहां पर हमारा आ गया बॉडी इन मोशन, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि अगर स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो उसी स्पीड से वो मूव करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। हम किसी और की ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अगर स्पेस में एक ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव कर रहा है तो फिर वो करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जब तक वो किसी और की ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आए, जब तक वो किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट से ना टकराए, और वो मूव करता रहेगा, करता रहेगा, एंड पता नहीं वो स्पेस में कहां तक निकल जाए उसी स्पीड से। राइट? आप देख सकते हैं सैटेलाइट्स भी
एक स्पीड से हमारे अर्थ के आगे पीछे रोटेट करती रहती हैं। अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, जिसको मैं अभी आगे लाने वाला हूँ थर्ड वाले पॉइंट के अंदर। तो उनकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट ही रहती है, उसी से ही वो मूव करते रहते हैं, उनकी स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आता। जो हमारा थर्ड एस्पेक्ट है इस लॉ का, वो है बॉडी इन मोशन अलोंग इन स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन के अंदर है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा जब तक उसके ऊपर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स या बॉडी से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आता, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा अर्थ हो गया और हमारे अर्थ के आगे पीछे ये एक सैटेलाइट हो गई। तो इस सैटेलाइट को अगर आप देखें, इसका पाथ जो होता है अर्थ के आगे पीछे क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सर्कल। जब ये इस पोजीशन पे होती है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ की होती है, बट ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ जो है फॉलो करती रहती है। जब यही सैटेलाइट इस पॉइंट पे आएगी तो इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर होती है, बट एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी उसको अंदर की तरफ खींचती रहती है, जिसकी वजह से हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है, इसलिए हर पॉइंट पे सैटेलाइट की पोजीशन या डायरेक्शन जो है वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। अगर आप एक क्रिकेटर को देखें तो वो भी क्या करते हैं, एक बॉल आती है जो बाउंस करके उनके पास आ रही होती है, जब वो उसको बैट से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो बॉडी की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। दीज आर द थ्री वेज जिसके अंदर आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम अब आगे पढ़ते हैं, इनकी हमने क्या एप्लीकेशन देखनी है, लेकिन एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम एक नया वर्ड पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो मास तो हम सब जानते हैं क्या होता है, पर इनर्शिया क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल किया था कि एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहे, एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहे, और एक बॉडी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही क्या करती रहेगी। लेकिन ऐसी ये कौन सी चीज है, क्या प्रॉपर्टी है जो उसको रेस्ट पे ही रखती है, या उस ऑब्जेक्ट को मोशन में ही रखती है, या उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को सेम ही रखती है? उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में नहीं आने देती, मोशन से उसको रेस्ट में नहीं आने देती, और अगर उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में है तो उसको उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करने देती। तो इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की या एक बॉडी की इनएबिलिटी है ना, ये क्या है, इनएबिलिटी। तो इनर्शिया एक बॉडी की इनएबिलिटी है जो उसके रेस्ट या मोशन या डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज नहीं होने देती, उसको वैसा का वैसा ही प्रेजेंट करती है ना। तो वो अपने आप अपनी पोजीशन, अपने आप अपने मोशन को या अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करने नहीं देती। सो इनर्शिया क्या है, it is the inability of a body to change by itself its position जो रेस्ट पे है, मोशन जो कहीं पे भी किसी भी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, या फिर डायरेक्शन। सो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ फ्रॉम रेस्ट और मोशन
or moving along a straight line in a particular direction। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि किसकी या किस बॉडी का ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना है? इनर्शिया is also measure of mass। क्या मतलब? अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मान लीजिए आपके पास एक मार्कर है जिसका मास बहुत छोटा है और सामने एक कार है जो रोड के ऊपर खड़ी। अब ये भी अगर रेस्ट में है तो मूव नहीं करना चाहता, कार भी अगर रेस्ट में है तो वो भी मूव नहीं करना चाहती, लेकिन हम एक्सटर्नली एफर्ट डाल रहे हैं उसको मूव करने के लिए। तो किस केस में? इसके केस में कि कार के केस में, मार्कर के केस में कि कार के केस में मुझे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जिसका एफर्ट ज्यादा है अपने आप को रेस्ट से मोशन में ना लाने का, जिसका खुद का एफर्ट ज्यादा है अपने आप को रेस्ट से मोशन में ना लाने का, उस केस में मेरा एफर्ट भी ज्यादा आएगा। तो इसको मूव कराना रेस्ट से आसान है एज कंपेयर टू एक कार जो स्टेशनरी है, उसको मूव कराना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसका मास कम है और कार का मास ज्यादा है। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, इस वजह से उसको डिफिकल्ट होगा हमारे लिए रेस्ट से मोशन में लाना, मोशन से रेस्ट में लाना और उसकी डायरेक्शन को क्या करना? चेंज करना। तो इसीलिए हम न्यूटन के पहले लॉ को इनर्शिया के साथ एसोसिएट कर देते हैं और हम इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो जिसका मास ज्यादा होगा उस ऑब्जेक्ट को हमारे लिए मूव कराना भी मुश्किल होगा क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। अगर वो मोशन में है तो उसकी स्पीड चेंज करना भी हमारे लिए मुश्किल होगा क्योंकि अगेन उसका मास ज्यादा है। और अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी हमको उसकी डायरेक्शन चेंज करने में दिक्कत आएगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो न्यूटन के पहले लॉ को हम एज ए लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और अब हम इसी इनर्शिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने वाले हैं क्योंकि न्यूटन का पहला लॉ 3 फॉर्म्स में आता है। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, body in motion will remain in motion, body moving in a straight line in a particular direction will remain in particular direction। क्योंकि अगर ये रेस्ट पे है तो ये हो जाएगा inertia of rest, अगर ये मोशन में है तो ये क्या एक्सप्रेस किया जाएगा? inertia of motion। और अगर एक बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? inertia of direction। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो लेट अस स्टडी द फर्स्ट लॉ न्यूटन का एज लॉ ऑफ इनर्शिया। राइट? तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मास जो है इज मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो अब फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया के टर्म्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हमने इसमें पहला कॉन्सेप्ट लिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो क्या है? अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता। इनफैक्ट ये बॉडी जो रेस्ट पे है उस फोर्स को
जो उसको मोशन में लाना चाहता है उसको अपोज करने की कोशिश करती है। इन सिंपल टर्म्स, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। तो इसको हम कैसे लिखा लेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या आ जाएगा? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी to change by itself its state of rest. इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बस रेस्ट पर है, राइट, और उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं वो भी रेस्ट पर हैं, तो जैसे ही बस सडनली मूव करती है तो पैसेंजर्स पीछे की तरफ फॉल करते हैं। ऐसा क्यों? Why passengers sitting in a bus or a train or a car suddenly move backwards when the vehicle starts moving forward? क्यों? क्योंकि जब कार या व्हीकल रेस्ट पे है तो जो पर्सन उसके अंदर बैठा हुआ है वो भी रेस्ट पे है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट या व्हीकल स्टार्ट होगा तो द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तो व्हीकल के साथ मोशन में आकर आगे निकल जाता है, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ धक्का खाता है। आया इसका लॉजिक समझ में? मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे ही कोई भी कार या कोई भी बस सडनली मूव करती है तो हम पीछे की तरफ फॉल करते हैं। क्यों? ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब कार या व्हीकल फॉरवर्ड मूव करता है तो हमारी बॉडी का लोअर पार्ट कम्स इन मोशन एंड मूव्स, बट द अपर पार्ट इज स्टिल एट रेस्ट, इसीलिए वो पीछे की तरफ क्या करता है? फॉल करता है। ऐसा ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम एक ग्लास के ऊपर, ठीक है, हमारे पास एक बॉटल है, हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बॉटल है, हमने इस ग्लास के ऊपर एक अच्छा सा कार्डबोर्ड ले लीजिए, राइट। आप क्या ले लीजिए? एक अच्छा सा कार्डबोर्ड, उसके ऊपर आप एक कॉइन रख दीजिए। ठीक है, जब आप उसके ऊपर एक कॉइन रख देंगे और आप इसको जोर से हिट करेंगे तो ये यहां से निकल जाएगा और कॉइन जो है वो कहां फॉल कर जाएगा? बॉटल के अंदर या फिर ग्लास के अंदर। क्यों? अगेन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये बॉटल या ग्लास रेस्ट पर है, कार्डबोर्ड रेस्ट पर है, कॉइन रेस्ट पर है। पर जैसे ही आप इसको स्ट्राइक करते हैं तो कार्डबोर्ड इसमें आ जाता है मोशन में, तो वो तो निकल आता है, पर कॉइन अपने आप को अभी भी किस पे रखता है? रेस्ट पे रखता है, जिसकी वजह से वो ग्लास या बॉटल में क्या कर जाता है? फॉल डाउन कर जाता है, राइट। एक इसका और भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अगर आपको किसी ट्री से फ्लावर्स या फ्रूट तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, एंड यू कांट क्लाइंब हाई, तो हम क्या करते हैं? उसकी ब्रांचेस को जोर से शेक करते हैं। तो शेक करने से ट्रीज की ब्रांचेस मोशन में आ जाती हैं, बट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दे रिमेन इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसकी वजह से वो अपनी स्टेम से क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं और नीचे क्या कर जाते हैं? फॉल डाउन कर जाते हैं, राइट। इसका एक और भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। एक कारपेट से आप डस्ट कैसे निकालते हैं? हम कारपेट को ऐसे हैंग करते हैं और उसको जोर से स्टिक के साथ बीट करते हैं। जब हम उसको स्टिक के साथ बीट करते हैं तो कारपेट मोशन में आके यहां मूव करता है, पर डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो उसी पोजीशन पे रेस्ट पे रहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो कारपेट तो मोशन में आ जाता है, तो डस्ट पार्टिकल रेस्ट में होते हैं, जो नीचे धीरे धीरे क्या कर जाते हैं? फॉल डाउन कर जाते हैं। तो ये है हमारे पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट जो हम इसके बाद देखने वाले हैं वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको हम कैसे स्टेट करेंगे? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी
to change by itself its state of motion. तो एक इनएबिलिटी है ये बॉडी की या ऑब्जेक्ट की जो ऑलरेडी मोशन में आ चुका है, उसमें जब चेंज आएगा तो वो उसमें अपने आप को दोबारा चेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से एक इफेक्ट होता है। इसका एग्जांपल लेते हैं। आप एक कार में या बस में बैठे हैं एंड आप ट्रैवल कर रहे हैं, सडनली ब्रेक सप्लाई होती है तो हम फॉरवर्ड की तरफ फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, जब कार या बस सडनली स्टॉप करते हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कम्स टू रेस्ट बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल इन मोशन, जिसकी वजह से वी फॉल फॉरवर्ड। ऐसे ही बसेस में या कार्स के ऊपर जब लगेज को टाई करते हैं तो वो रोप से कस के टाई करते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है? अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर एकदम से द बस विल स्टॉप और द कार विल स्टॉप, तो लगेज तो वो मोशन में ही रहेगा, और अगर वो टाई नहीं होगा तो वो सारा का सारा आगे क्या कर जाएगा? फॉल डाउन कर जाएगा। तो आई होप आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स अगर आप चाहेंगे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, राइट। इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, ताकि यू कैन मेक स्टेटमेंट्स बाय योर ओन इन योर ओन लैंग्वेजेस, राइट। हम आगे बात करते हैं इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आपने इसका भी बहुत अच्छी एप्लीकेशन देखी होगी। व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार और कार एकदम से इस साइड पे टर्न लेती है और हमारी बॉडी इस साइड पे फॉल करती है, या अगर वो इस साइड पे टर्न लेगी तो हमारी बॉडी बाहर की तरफ फॉल करती है, या अगर कोई कार सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो वी आर ऑलवेज मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्यों? Due to inertia of direction as given by Newton's first law. A body moving in a given direction will tend to remain in that direction only. It will in fact resist the change in direction. तो इसको हम कैसे स्टेट करते हैं? It is the inability of a body to bring by itself any change in the state of direction. तो ये बॉडी की ही इनएबिलिटी है, जिसकी वजह से वो अपने आप अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकती। इनफैक्ट अगर कोई करने की कोशिश करेगा तो उसको वो क्या करती है? अपोज करती है, राइट। तो हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया, यही वाला कि व्हेन वी आर सिटिंग इन द कार एंड द कार टेक्स अ लेफ्ट टर्न, आवर बॉडी मूव्स राइट। क्यों? क्योंकि the lower part of our body changes the direction according to the car, but the upper part of the body is still moving in the same direction. Hence, we fall or we move in the opposite direction of the direction of motion of the car. तो यहाँ पर ये आ गया inertia of direction. इसका एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगर आपने कभी देखा है कि कोई भी व्हीकल, स्पेशली बाइक या कार, राइट, जब वो मूव कर रहे होते हैं, लेट्स सपोज ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, राइट, एंड ये मड में टायर फंस जाता है, तो टायर टेंड्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन, पर वो मड को इस डायरेक्शन में क्या कर देता है? थ्रो करता है। तो कार का टायर जब रोटेट होता है तो द मड गोज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो टेक्निकली क्या होती है? टैंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस पॉइंट से अगर मड निकलेगी तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, पर कार या बस या ट्रक या बाइक का टायर, साइकिल का टायर जो है वो किस डायरेक्शन में जाता है? इस डायरेक्शन में जाता है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ
एप्लीकेशंस हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। बेस्ड ऑन दीज हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं 9th क्लास के इन टेक्स्ट के, तो हम जरा बात करते हैं उन क्वेश्चंस की। तो हमारे पास इन टेक्स्ट का ये पहला क्वेश्चन आता है जो हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। पहला है अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज। एक तरफ हमारे पास रबर बॉल है और एक तरफ हमारे पास क्या है, स्टोन। बोथ सेम साइज। तो आंसर है स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज इट हैज मोर मास, तो इसीलिए मोर इनर्शिया। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इन टेक्स्ट में पूछा जाता है अ बाइसाइकिल और ट्रेन। एक बाइसाइकिल या फिर ट्रेन, दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ट्रेन का, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। थर्ड पार्ट पूछा जाता है 5 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन। तो आंसर 5 रुपी कॉइन, क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इस वजह से इसका इनर्शिया ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो कहता है इस एग्जाम्पल के अंदर आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी एक बॉल की चेंज होती है। हम बात कर रहे हैं इन टेक्स्ट के सेकंड क्वेश्चन की। कहता है अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल। ये आ गया बात, एक फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को किक किया, ये एक डायरेक्शन होगी। टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स, ये दूसरी बात, उसने भी किक किया। हु किक्स द फुटबॉल टूवर्ड्स द गोल। द गोल कीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स, उसने उसको रोक दिया, द फुटबॉल एंड किक्स इट टूवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। तो हमारे पास कुल मिला के 4 बार डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। एक फुटबॉल प्लेयर ने किक किया। अब इसके अंदर एक ये भी ऑप्शन हो सकती है कि क्या वो पहले स्टेशनरी थी और क्या वो पहले से मूव कर रही थी। अगर वो पहले से मूव कर रही है तो यहाँ पर 1 प्लस और आ जाएगा। तो अगर वो स्टेशनरी है तो उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगा, तो 1 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा। कंडीशन अप्लाई कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो बॉल जो है उसके पास मूव करती हुई आ रही है। कहता है आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। तो एजेंट जो फोर्स सप्लाई कर रहा है वो कौन है? फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, जो फोर्स सप्लाई कर रहा है ना। एजेंट कौन हो गया? फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, जो किक से फोर्स सप्लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में get detached from a tree if we vigorously shake it. According to Newton's law of inertia of rest, when tree is shake vigorously, its branches move, but the leaves still remain in inertia of rest, hence they get detached and leaves fall down. तो ये इसका सिंपल आ गया आंसर, है ना। तो जब आप किसी भी पेड़ को विग्रेसली शेक करते हो तो ब्रांचेस, ट्री मोशन में आ जाता है, पर लीव्स जो होती हैं वो अभी भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट में होती हैं, जिसकी वजह से वो स्टेम से क्या कर जाती हैं, डिटैच, और वो फॉल कर जाती हैं। आखिरी क्वेश्चन है इंटेक्स का यहाँ पर, व्हाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस breaks to a stop and fall backward when it accelerates from rest. तो जब एक बस, मूविंग बस सडनली स्टॉप करती है तो वी फॉल फॉरवर्ड। क्यों? ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। आवर बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी comes to
rest, but the upper part of the body is still in motion and we fall backwards. Similarly, whenever a bus or a car starts suddenly from rest, we fall backwards. Why? Due to Newton's law of inertia of rest. When the car or the bus starts suddenly, our lower body comes in motion, but the upper body still remains in rest. Hence, we fall backwards. तो आई होप आपको आज का लेक्चर और कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमने किए इन टेक्स्ट के वो आपको समझ में आए. तो प्लीज अगर आपको कोई भी चीज और समझ में नहीं आए, आप लेक्चर को दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं. आप अपने डाउट्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और जो सा लेक्चर आप चाहें अपलोड करवाना हम वो भी कर सकते हैं. तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छी नॉलेज जो है एज पर देयर एग्जाम्स हासिल. राइट. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन. बाय बाय.